शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। नया वर्ष अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के लिए अब तक काफ़ी समाधानकारी वर्ष साबित हो रहा है। इस वर्ष के पहले माह में 30 दिनों के भीतर यानी 1 जनवरी से 30 जनवरी की दोपहर तक शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले सभी 10 पुलिस थानों में कुल 546 अपराध दर्ज हुए हैं। इसमें से समाधानकारक बात यह है कि इस वर्ष अब तक हत्या व महिला अत्याचार की घटनाओं का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में सेंधमारी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वहीं विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन व मोबाइल चोरी की घटनाएं भी इस दौरान काफ़ी बढ़ी हैं। शहर में पिछले वर्ष के अंतिम दौर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं काफ़ी घटित हुई थी। वहीं इस वर्ष की शुरुआत में भी अमरावती बडनेरा मार्ग पर ऑटो में सफ़र कर रही महिलाओं के बगल में बैठकर उनकी पर्स से रकम चुराने की घटनाएं घटित हुई। लेकिन जैसे ही शहर पुलिस ने इन चोरों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही शहर में चेन स्नैचिंग के कारनामे थम गए। लेकिन बावजूद इसके चेन स्नैचरों और महिला चोरों के गिरोहों को पकड़ने में शहर पुलिस के हाथ सफलता हासिल नहीं हुई है। उम्मीद की जा सकती है कि जारी वर्ष की शुरुआत की तरह पूरे साल भर ऐसे ही शांतिपूर्ण और समाधानकारक माहौल रहेगा। साथ ही शहर पुलिस वाहन चोरी व मोबाइल चोरी सहित चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर भी काबू पाने में सफलता प्राप्त करेगी। पिछले वर्ष नवंबर महीने में वरुड़ के आईपीएस अधिकारी श्रमिक लोढ़ा ने महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में रेत के 35 ट्रक व डंपर अवैध रूप से ओवरलोड कर ले जाने के आरोप में जब्त किए थे। इसके अलावा अन्य 15 ट्रक भी लोढ़ा ने जब्त कर वरुड़ तहसील कार्यालय में जमा किए थे और इन सभी ट्रकों के मालिकों पर अपराध दर्ज किए गए थे। यह मामला जब हाईकोर्ट में गया तब न्यायालय ने पहले जब्त ट्रक छोड़ने के आदेश दिए और जब पुलिस अधिकारियों ने यह बात नहीं मानी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत पुलिस अधिकारी लोढ़ा को न्यायालय में पेश होना पड़ा था। आखिरकार सभी जब्त ट्रकों को छोड़ने के आदेश न्यायालय द्वारा दिए गए हैं और तत्कालीन पुलिस अधिकारी श्रमिक लोढ़ा से लिखित में माफ़ीनामा भी लिखवाया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लगने वाले वैद्यकीय फिटनेस प्रमाण पत्र को फर्जी तरीके से तैयार करने वाले ज्ञानेश्वर ड्राइविंग स्कूल के संचालक व ऑपरेटर का स्थानीय न्यायालय द्वारा 3 फरवरी तक पीसीआर लेने के बाद अब कहीं जाकर गाड़गनगर पुलिस इस फर्जीवाड़े की जांच में जुट गई है, जिसके तहत आरटीओ कार्यालय से 14 नंबर का वो रजिस्टर जब्त किया जाएगा, जिसमें ड्राइविंग स्कूल की जानकारी और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दिए गए फिटनेस सर्टिफिकेट की जानकारी दर्ज होती है। साथ ही इस मामले में फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले शहर के डॉक्टरों की जानकारी भी मांगी जाएगी। नागपुर पुलिस ने खामला परिसर में छापा मारकर विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली परफ्यूम बनाने वाले कारखाने को उजागर करने के साथ ही संजय कुमार शर्मा नामक आरोपी को 5,85,000 रुपये के माल सहित गिरफ्तार किया है। इस कारखाने में विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के नकली परफ्यूम बनाकर उन्हें मार्केट में बेचने का काम चला करता था। यवतमाल जिले के टिपेश्वर अभयारण्य क्षेत्र में पर्यटन के नियमों की धज्जियां उड़ाने के साथ ही सामने से आ रहे बाघ की राह रोकने वाले 3 जिप्सी चालकों व गाइड पर शनिवार को विभागीय वन अधिकारी सुभाष पुराणिक ने निलंबन की कार्रवाई की। पता चला है कि 28 जनवरी को 3 अलग अलग जिप्सियों ने सैलानियों को लेकर टिपेश्वर अभयारण्य में प्रवेश किया था। इस दौरान जिप्सी चालक व गाइड ने बाघ की राह रोक ली थी, साथ ही मुख्य रास्ता छोड़कर अपने वाहन जंगल क्षेत्र में ले जाने का प्रयास किया था और जिप्सी के सामने खड़ा बाघ वहां से निकल जाने के बावजूद भी उन्होंने अपने वाहन आगे नहीं बढ़ाए थे। इस मामले में जिप्सी चालकों और गाइडों को निलंबित कर दिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े व वंचित घटक के विद्यार्थियों हेतु निजी शालाओं में आरक्षित रहने वाली 25% सीटों के लिए इस बार प्रवेश हेतु आगामी 9 फरवरी से 26 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। पश्चात 5 मार्च को लॉटरी पद्धति से प्रवेश हेतु ड्रॉ निकाला जाएगा और ड्रॉ में नाम निकलने के बाद संबंधित पालियों के अभिभावकों को 9 से 26 मार्च के दौरान अपने दस्तावेजों की पड़ताल करवानी होगी, जिसके बाद प्रतीक्षा सूची घोषित की जाएगी और प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियों द्वारा 4 चरणों में प्रवेश लिया जा सकेगा। स्थानीय मौसम विशेषज्ञ प्राध्यापक अनिल बंड के मुताबिक आगामी 3 से 6 फरवरी के दौरान विदर्भ में कुछ स्थानों पर हल्के व मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। साथ ही आगामी 2 दिनों के दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी भी आ सकती है, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस होने का अनुमान है। सरकार द्वारा घोषित किए गए गारंटी मूल्य की तुलना में खुले बाजार में अधिक भाव मिलने के साथ ही नगद भुगतान मिलने के चलते कपास की खरीदी के लिए शुरू किए गए सरकारी खरीदी केंद्र अब वीरान दिखाई देने लगे हैं। पहले ही उत्पादन घटने और आवक कम रहने के बाद अब किसानों द्वारा निजी बाजार की ओर चले जाने की वजह से इस बार सरकारी केंद्रों को समय से पहले बंद करने की नौबत पणन महासंघ पर आ गई है।
जिसकी वजह से ज़्यादा 15 फरवरी तक कपास का सीजन चल सकेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। किसान आज़ादी आंदोलन द्वारा अपने सभी सहयोगी व समविचारी संगठनों के साथ 30 जनवरी को महात्मा गांधी पुण्यतिथि के अवसर पर सुबह 11 से शाम 4 बजे तक जिलाधीश कार्यालय के समक्ष धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समय दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा की गई बर्बरता का निषेध भी किया गया और कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए मांग की गई कि इन कानूनों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। स्थानीय जयस्तंभ चौक स्थित महात्मा गांधी के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए शनिवार 30 जनवरी को विभिन्न गणमान्यों व सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके पुण्यतिथि अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य आरक्षित पुलिस बल के गुट क्रमांक 9 के 100 जवान विगत दिनों ग्राम पंचायत चुनाव में ड्यूटी देने हेतु गढ़चिरौली जिले गए थे, जहां से उनकी गत रोज ही शहर वापसी हुई है। पश्चात इन सभी जवानों को एहतियात के तौर पर कोरोना जांच करने हेतु RT-PCR टेस्ट करने के लिए यहां के नेहरू मैदान स्थित जांच केंद्र लाया गया, जहां पर उन सभी की कोविड जांच की गई। स्थानीय सेव लाइफ फाउंडेशन सामाजिक संस्था द्वारा अमरावती से शेगांव संत गजानन महाराज के दर्शन करने हेतु जाने वाले साइकिल सवारों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही रैली में शामिल सभी साइकिल सवारों को सेव लाइफ फाउंडेशन की ओर से टी-शर्ट वितरित करते हुए सम्मानित किया गया। बसपा के मनपा गुट नेता चेतन पवार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता नितिन कदम सहित सेव लाइफ फाउंडेशन के संस्थापक अमर कडू व सचिव गौरव नाखले उपस्थित थे। GST से संबंधित कई कड़े नियमों व प्रावधानों के खिलाफ गतरोज टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा अपना समर्थन घोषित किया गया और कैट के निर्देश पर महानगर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा सहायक आयकर आयुक्त अजय कुलकर्णी व GST सहायक आयुक्त पाचड़ने को ज्ञापन सौंपा गया। इस समय महानगर चेंबर के अध्यक्ष सुरेश जैन व पदाधिकारियों ने दोनों अधिकारियों के कार्यालयों में जाकर निवेदन देने के साथ ही सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इन दिनों अमरावती बडनेरा मार्ग पर राजापेट रेलवे ओवरब्रिज के पास राजापेट से डॉक्टर पाटिल अस्पताल के सामने से बजाज शोरूम की सड़क तक कंक्रीटीकरण का कार्य चल रहा है और बडनेरा से राजकमल की ओर जाने वाले यातायात को निचले मार्ग से रोककर यह यातायात उड़ान पुल के ऊपर से छोड़ा जा रहा है। किंतु इस ओवरब्रिज के पुल की चौड़ाई पहले ही काफ़ी कम है और पुलिया के दोनों ओर के वाहनों के लिए इस पुल को खोल दिए जाने से सुबह कार्यालयीन कामकाज के समय इस पुलिया पर ट्रैफिक जाम होती है, जिससे यहाँ पर आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के किसान आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे ने जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि जिले के मोर्शी वरुड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शेखदरी गवानकुंड स्थित सौर ऊर्जा प्रकल्प की ओर जाने वाला रास्ता क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुजार के पिता व भाई ने रोक लिया है, जिसकी वजह से प्रकल्प का काम पूरी तरह से थम चुका है। ऐसे में प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल इस मार्ग को खोलना चाहिए। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने तिवसा पुलिस थाना परिसर में APJ अब्दुल कलाम बहुउद्देशीय सभागृह व अभ्यासिका के शुभारंभ अवसर पर कहा कि छात्रों में पढ़ाई की दिलचस्पी बढ़ाने और उनको निरंतर पढ़ाई करने हेतु पुस्तकालय व अभ्यासिका की जरूरत होती है। ऐसे में पुलिस थाने में कार्यान्वित यह अभ्यासिका छात्रों के लिए लाभदायक साबित होगी। पूर्व जिला पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य के कई निजी डॉक्टरों द्वारा नॉर्मल डिलीवरी कराने की बजाय जानबूझकर सीजेरियन के जरिए प्रसूति कराई जाती है और इसकी आड़ में अनाप शनाप रकम वसूली जाती है। ऐसे में बेहद जरूरी हो चला है कि इस तरह की आर्थिक लूट को रोकने के लिए निजी प्रसूति गृह की दरों पर भी सरकारी नियंत्रण रखा जाए और निजी अस्पतालों की दरें भी सरकार द्वारा निश्चित की जाएं। विगत 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान को अब 16 दिन पूर्ण हो चुके हैं। इस दौरान अमरावती जिले में 6,700 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाना अपेक्षित था, जिसमें से 90.15% यानी 6,040 फ्रंटलाइन वर्कर्स यह टीका लगवा चुके हैं। वहीं इस दौरान संभाग में शामिल 5 जिलों में 26,500 लोगों के एवज में 74.85% यानी 19,836 लोग यह टीका लगवा चुके हैं। इसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि इस टीकाकरण अभियान में अमरावती जिला पूरे संभाग में सबसे अव्वल स्थान पर है। जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने तिवसा में लोकनेता स्वर्गीय भैया साहब ठाकुर की जयंती उपलक्ष्य में आयोजित नेत्रदान शिविर में कहा कि नेत्रदान प्रक्रिया में अमरावती जिला समूचे राज्य में सबसे अव्वल है और नेत्रदान की प्रक्रिया को पूरे राज्य में सफलतम बनाने के लिए उचित पहल करनी चाहिए। इस नेत्रदान शिविर में सैकड़ों नागरिकों ने अपनी नेत्र जांच करवाई।
विद्युत ग्राहकों की ओर 60,000 करोड़ रुपए बकाया रहने की वजह से आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाने की वजह को आगे करते हुए महावितरण ने बकायेदार विद्युत ग्राहकों को बिजली कनेक्शन काटने की नोटिस जारी की है, जिसके तहत राज्य में 71,68,596 विद्युत ग्राहकों को ऐसी नोटिस मिली है, जिसमें से अकेले विदर्भ क्षेत्र में ही 16,79,984 विद्युत ग्राहकों को यह नोटिस प्राप्त हुई है। इस नोटिस की अवधि शनिवार 30 जनवरी को ही खत्म हो रही है, जिसके बाद सोमवार 1 फरवरी से विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू होने की संभावना है। इसे राज्य की जनता हेतु ठाकरे सरकार की ओर से जबरदस्त झटका माना जा रहा है। राज्य की 64,353 सहकारी संस्थाओं के चुनाव एक बार फिर स्थगित कर दिए गए हैं। इन संस्थाओं के संचालकों को मार्च 2019 से ही लगातार अलग अलग कारणों के चलते समयावधि मिल रही है। ऐसे में अब सबका ध्यान इस ओर लगा हुआ है कि मार्च माह के बाद सहकारी संस्थाओं में चुनावी घमासान होता है अथवा एक बार फिर संचालक मंडल को समयावधि ही मिलती है। जिले में शनिवार 30 जनवरी को कोरोना के 149 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 21,759 पर जा पहुंची। शनिवार को RT-PCR टेस्ट में 130 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 4 अल्पवयीन बच्चों से 81 पुरुषों और 64 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 108 और ग्रामीण इलाकों के 47 लोग शामिल हैं। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने शनिवार को आसेगांव थाना क्षेत्र के दहीगांव से लसनापुर मार्ग पर रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। इस कार्रवाई में पुलिस ने चेतन तलकीत व दिनेश खट्टे को हिरासत में लिया है। साथ ही उनके पास से कुल 5,55,000 रुपये का माल जब्त किया गया है। गाड़गीनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत विभागीय कृषि सहसंचालक कार्यालय में कार्यरत वीरेंद्र वामनराव भोयर नामक कर्मचारी से गाली गलौज व मारपीट करने के मामले में नांदगांव खंडेश्वर निवासी सुरेश शालिग्राम राजगुरे के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। चिखलदरा तहसील के सेमाडोह स्थित स्टेट बैंक शाखा में शुक्रवार को कुछ कर्मचारी कार्यालयीन कामकाज के समय बैंक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर भीतर आराम कर रहे थे। साथ ही ये कर्मचारी शराब पिए हुए थे। इस आशय की शिकायत गांव के आदिवासियों द्वारा तहसीलदार व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है और इस पूरे मामले को लेकर आदिवासियों द्वारा जबरदस्त रोष भी दर्शाया गया है। यवतमाल जिले में रसोई गैस सिलेंडर लीक हो जाने की वजह से शनिवार की दोपहर 1:30 बजे के आसपास आग लग गई। यह वारदात पिंपलगांव परिसर के रोहिले बाबा नगर में घटित हुई, जहां पर 4 घर जलकर खाक हो गए। अकोला के कापसी स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता रहने वाले एक ग्राहक के बैंक खाते से ऑनलाइन उड़ाई हुई 55,000 रुपये की रकम साइबर पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के बाद 24 घंटे में वापस मिलने की कार्रवाई की गई। हालांकि इस ग्राहक को यह रकम आगामी 7 से 21 दिनों में वापस मिलेगी। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।